किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। अगर नहीं होता है तो इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो उसमें जो बच्चे सक्षम नहीं है, डिजिटल युग का इतना गड़बड़ है, तो अब इसमें एनईपी में व्यवस्था बनी है कि समय पर टीचर्स जाएंगे उसके घर पर, उसकी आवश्यकता की पूर्ति वही करेंगे, वहीं पर मदद करेंगे। हेडमास्टर की मदद से हेडमास्टर उनको डिप्यूट करेंगे, आज आपको उनके यहाँ जाना है, 2 घंटा 3 घंटा उनके यहाँ रहना है। तो कहने का मतलब है अब एनईपी बहुत कुछ फोकस करता है। एनईपी भी फोकस करता है कि अभिभावक संपर्क, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसको भी फोकस करता है कि अब ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। अभी आप बिहार सरकार में देख रहे हैं कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, ड्रॉप आउट है, उनका अटेंडेंस कम है, तो उनको घर जाना है, टीचर्स को घर संपर्क करना है और रोज का रोज उनका अटेंडेंस लिया जाता है। क्षेत्र में हिंदी या इंग्लिश किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ हम अपने क्लासरूम में उस 5I का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग के पास 10 मिनट का समय है और जो टेबल है लिखने के बाद आपस में एक व्यक्ति को थोड़ा सा बोलना है, आपस में राय करके भी लिख सकते हैं। अब 2 आदमी है, दोनों आदमी में भी कर सकते हैं। नहीं अपना लिखेंगे, लेकिन राय करके अपना लीडर को चुन लेंगे। एक को खोलना है 5I Education Impact Pool Indian चलिए एक बार याद दिला देते हैं। पहला इंडियन, दूसरा इंटरनेशनलाइजेशन, तीसरा इम्पैक्टफुल, चौथा इंटरैक्टिव और 5वां इंक्लूसिव। तीसरा है आपका इम्पैक्टफुल। चौथा क्या है सर? चौथा इंटरैक्टिव, 5वां इंक्लूसिव। अब जो लिख रहे हैं थोड़ा घूम के टेबल वाइज ले लीजिएगा। इसके बाद अब इसमें फर्स्ट इंडियन में आपको आ जाएगा हो गया खाली
ऑब्जर्व करें। अच्छा, इसमें हो जाएगा, एक और चाइल्ड सेंटर हो जाएगा। विभाग स्तर पर, स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, फिर उसका हमारा तैयारी होता है इंटरनेशनल खेल जैसे प्रतियोगिता जो भी होती है। और इंटरनेशनलाइजेशन से ये हो गया कि हम सब अगर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं अपने देश में, उसमें अंग्रेजी पढ़ा रहे तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। NEP 2020. We all are very aware about it. The first is India. Education will be based on Indian education system. Like in ancient time, Gurukul was based rather than today's academic system. शिक्षा पद्धति जो होनी चाहिए वो पूर्ण रूपेण भारतीय शिक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। एक कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी कि आज फिर कोई नया दंपति वृद्धाश्रम आया है, आज कोई वृद्धाश्रम आया है, लगता है घर में कोई पढ़ी लिखी बहू आई है। आज कोई वृद्धाश्रम आया है, लगता है कोई घर में पढ़ी लिखी बहू है। Is this our culture? Is this Indian education? विदेशों में क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ही 14-15 साल के बच्चे हो जाते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, वो लोग जाने लगते हैं, अपने पेरेंट्स से सेपरेट रहना चालू कर देते हैं, सेपरेट रहते हैं। अगर डैड कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा कहेगा ओह डैड इट्स योर प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इंटरेक्ट विद यू। मतलब कि डैड की आपकी समस्या है आपको। Is this Indian culture? So NEP focuses on the Indian education because this is the Indian education only which teaches us how to respect our elders, what are our moral values, what are our ethics, what are our culture, what are our language. अभी ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है एनवायरनमेंट में कि हम वी आर लिविंग इन बिहार एंड आवर मदर टंग इज भोजपुरी, बट वी फील शाई टू डिलीवर द स्पीच ऑन भोजपुरी। व्हाई? ऐसा इम्पैक्ट, ऐसा ऑरा एक बना हुआ है अंग्रेजी की लैंग्वेज का, एक सिस्टम का, कि हमें ऐसा फील होता है कि नहीं अगर हम भोजपुरी बोलेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा, इंग्लिश बोलेंगे तो लगेगा कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा एजुकेटेड है। But this is not so. That's why NEP has organized to educate all the children and teachers in their mother tongue. So first Indian research their language, culture, as we are knowing. The second is internationalization. माननीय प्रधानमंत्री जी सुपर पावर की बात करते हैं, सुपर पावर भारत को विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, as we all know. So how can we make ourselves super power? We have to be global equally. It is necessary to educate all the Indians. It is necessary to educate all the people who want to learn and think. Sometimes it happens that the people want to learn but they have lack of the facilities and knowledge. First of all, we need to provide all the facilities the needy people. Then we can be a superpower.
We have to update ourselves. आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं सुंदर पिचे जो who is the CEO of Google, he belongs to India. We should update ourselves time to time. Outdated नहीं होना है, updated होना है. As our RP sir has said earlier, if we have Android, we update them time to time, right? Like that mobile, we also have to update internationally and globally. बच्चे को करंट अफेयर्स भी पढ़ाना है. दिन दुनिया में क्या हो रहा है, किस रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, किसने किसको क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार क्या है, जब हम सेक्रेटरी में जाते हैं तो सक्सेस क्या है, शेयर बाजार क्या है. Because the world is moving faster than we think. हमारी सोच से कहीं परे है चीजें. We have to maintain like that. So this is the internationalization. We have to be updated. नई टेक्नोलॉजी आ रही है. We have to update it regarding that. And the third I refers to the impactful. शिक्षा को प्रभावी कैसे बनाना? How to make our education impactful. अब 5I न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, तो पहला आई जो है वह भारतीयता. इस स्थिति में छात्रों को भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन को उद्धृत करते हुए हमें संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करना चाहिए. हम लोग करते भी हैं, ताकि उनके अंदर प्रबल देशभक्ति की भावना जागृत हो सके. जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में हम कैसे बच्चों की प्रबल देशभक्ति की भावना जगाते हैं. जैसे एक दो उदाहरण आपको देंगे. 7th क्लास में सर्वप्रथम पढ़ना है पाइथागोरस प्रॉपर्टीज. आगे चल के पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है. तो 7th क्लास के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, आसानी से समझ जाते हैं. लेकिन जो हायर क्लास के बच्चे हैं उनको तो थोड़ा प्रूफ चाहिए. मैं जब नया इस विद्यालय में आया था तो बच्चों को इस बात की चर्चा करता था कि ये जो पाइथागोरस है ना, ये विदेशी नाम है, यूनानी है, और ये कॉपी किया हुआ है. हमारे देश में बौद्धायन हुए हैं, बौद्ध नाम का बच्चा, जिसको प्रभावी कक्षा प्रभावपूर्ण में इसकी चर्चा आगे करेंगे. तो वहाँ पे उनको बताते हैं कि पाइथागोरस आपका सीबीएसई बुक कहता है कि 572 BC यानी 572 ईस्वी पूर्व पाइथागोरस ने इस थ्योरम को दिया. वहीं बिहार के जेकेएल का जो आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सेकंड पेज पे दिया हुआ है बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम ऐसे करके. तो वहाँ पे बताते हैं कि ये जो है हमारा अपना है, और उसको उस समय जैसे अभी अमेरिका, वर्तमान में अमेरिका का बोलबाला है, तो जितने भी इन्वेंशन इत्यादि होते हैं कहीं ना कहीं वो श्रेय ले जाता है अमेरिका. एग्जाम्पल भी आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले तमिलनाडु का कोई व्यक्ति जेट्रोफा से हर्बल पेट्रोल बनाया था. बाद में उसको पूरे विश्व में नकार दिया गया, और फिर अंत में अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा इधर एग्जिस्टेंस में वो आया हुआ है. ठीक वैसे ही हेड और टेल, हम ये प्रोबेबिलिटी को कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी में हेड और टेल, जैसे कोई सिक्का है तो हर सिक्के के दो पहलू, तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव का उदाहरण है करके. वैसे ही ये पैसा है तो पैसा है वो टेल हो गया, और ये हमारा जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ इंडिया भारत का चौमुखा से, तो वो हेड हो गया. कैसे हो गया? तो उसका एग्जाम्पल दे करके कि हाँ, अगर जैसे कहते हैं ना टेल का होता है पूंछ, तो पूंछ किसको प्रिय है? तो जो फोर फिटेड है उसमें भी बंदर को. इस रास्ते से अगर बंदर निकले, चलो तू निकल के अगर एक डंडा लगाओ तो भले अपना पूंछ लेके भागता है, नहीं, पहले अपना सब लेके जाएगा. इसलिए वो जो हेड है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ इंडिया है. इसको प्रबल देशभक्ति भावना से जोड़ करके भी बताया जा सकता है कि जैसे अब हमारा देश हमारे लिए हेड है. जाकर के जरा यूक्रेन में देख लीजिए कितने गाड़ी घोड़ा और जमीन सरकारी
सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं। अगर देश खतरे में है तो कोई नहीं बच सकता है। इस तरह से बच्चों के बीच में देशभक्ति की भावना जगाना, अपने भारतीयता को दर्शाना। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल दिया जा सकता है और देते भी है। इसके बाद से है इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयता। अपने छात्रों में अन्य विदेशी भाषाओं के ज्ञान के प्रति भी जागरूक करना, ताकि विश्व स्तर पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके भारत का परचम लहरा सके और अपना देश विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो। बहुत सारे विद्यार्थी अपने विद्यालय के भी, जैसे अमेरिका में भी हैं हमारे अपने जो सहकर्मी हैं, जो हमारे सुरेंद्र भैया के भी बच्चे हैं, विदेश में हैं, दादाजी के भी बच्चे हैं और बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस तरह से पूरा देश विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो। तीसरा है इंपैक्टफुल, प्रभावपूर्ण। अपने विषय में अच्छी पकड़ बनाते हुए प्रभावपूर्ण ढंग से कक्ष में अपने विषय का प्रतिपादन करना। जैसे अब सेशन हमारा चेंज हो रहा है, बच्चे अगली कक्षा में जाएंगे और अगली कक्षा में जब जाते हैं तो किनका क्लास पढ़ा जाते हैं तो बरामदे से, जैसे मानते हैं कि एक कक्ष से निकल के हमको घंटी लगी दूसरे कक्ष में जाना है, तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा शोरगुल करते हैं। उस कक्षा में विशेष शोरगुल होता है, ज़्यादा शोरगुल होता है। तो फिर कक्षा में गए, बच्चे सब खड़े हुए, उनको बैठाया और उसके बाद से ये शोरगुल इतना हो रहा था, क्यों हो रहा था? आज एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में बनी है, उसके मुख्यतः 5 आयाम आज के रिसोर्स पर्सन श्रीमान लखींद्र जी ने बताया, हम लोग भी पढ़े हैं। उसमें तो पहला है वह इंडियन है, भारतीयता। बच्चों के विकास के लिए, बच्चों को पढ़ाने के क्रम में हम लोग अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पूर्वजों के संस्कार इत्यादि के बारे में ज्यादा बताना चाहिए, जिससे वह अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के लोगों का जो संस्कार है वह अच्छे से सीख सके। नहीं तो आज हम देख रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का, पाश्चात्य संस्कृति का नकल होते जा रहा है और उसका दुष्परिणाम कहीं न कहीं हम सभी के माथे पर आ रहा है। लोग पश्चिम के देशों का नकल कर रहे हैं, थोड़े दिन के लिए उनका लगता है उनको कि हमारे बच्चे ज्यादा आगे हो रहे हैं। अभी एडमिशन का समय है, लोग आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी ये स्कूल बिल्कुल अंग्रेजी माध्यम है ना, तो जो हम लोगों को लगता है वो हम बताते हैं। उसका 1-2 उदाहरण संस्कार के प्रति बच्चों में अभी से ही डालना चाहिए। जैसे 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी जो बेटी की जब शादी करता है वो सोचता है कि हमारी बेटी बहुत अच्छी घर में जाए, जिससे सुख सुविधा उसको मिल सके। राजा जनक ने यही सोचकर अपनी कन्या यानी सीता की शादी दशरथ जी के परिवार में किया कि हमारी बेटी को कभी कष्ट नहीं हो। लेकिन सबके बाद भी सीता को जो उनके जीवन में कष्ट आया, हम सभी किसी से भूला नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी मां सीता ने सब सह करके भी अच्छा उदाहरण पेश किया। जंगल में भी रह करके एक अच्छा उदाहरण पेश किया और उस परिस्थिति में भी अपने पति का साथ दिया और अपने 2 पुत्रों को जो जन्म दिया जंगल में, अपने संस्कार के कारण, यानी
अच्छा संस्कार दिया था, जिस कारण अपने पति धर्म का भी पालन किया और अपने बच्चों का सही से पालन किया, जिससे आज हम लोगों के लिए, सभी के लिए अनुकरणीय है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम अच्छे घर में, अच्छे बड़े परिवार में शादी कर दें अपनी बच्चियों का तो उसका जीवन सुखमय हो जाए, बल्कि हम लोगों को अच्छे संस्कार उसमें डालना चाहिए, जिससे दुख में भी रह करके अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन सही रूप से पाल सके, हो सके। एक ये संस्कार के रूप में दे सकते हैं। दूसरा, हम लोग पढ़ते हैं या हमारे किताबों में भी है कि प्रेम की निशानी में शाहजहां ने आगरे में वो ताजमहल बनवाया। हम क्यों उसका उदाहरण देंगे? हम उस अपने झारखंड के उस दशरथ माझी का उदाहरण देंगे। उस प्रेम की निशानी में जब उसकी गर्भवती पत्नी उस पहाड़ से गिर गई रास्ते के अभाव में और वहां मृत्यु हो गई, तो दशरथ माझी ने संकल्प लिया और उसमें वह 20 वर्ष लग गए और रास्ता बनाया, यह सोच करके कि अब किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी उस दुख से नहीं गुजरे, जिससे वह रास्ता बन गया। प्रेम का निशानी वो है। प्रेम का निशानी वह राम है, जो जब रावण अपहरण करके ले गया, लंका जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था, तो भगवान राम ने उस समुद्र से भी जाकर के एक तरह से लड़ गए और समुद्र ने भी वह रास्ता दिया। प्रेम की निशानी वो है। प्रेम की निशानी वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया वह ताजमहल नहीं। तो इस प्रकार की बातें हम अपने बच्चों में, हम अपने भैया बहनों में, हम अपने पूर्वजों के जो संस्कार आए हैं उसका उदाहरण दे सकते हैं। और रामायण में, इस सीरियल में, महाभारत के सीरियल में हम सभी ने देखा है। ये पहला भारतीयता है। दूसरा है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। जैसा विश्वस्पर्शन जी ने बताया कि हम अपनी स्थानीय भाषा के साथ साथ, लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज का भी अपने भैया बहनों को बताएं, जिससे आगे चल करके हमारे भैया बहन विदेशों में भी जाते हैं, खास करके आईटी सेक्टर में जाते हैं, तो कहीं पिछड़ नहीं जाए, इसके लिए भी हम निश्चित रूप से उनको विदेशी जो भाषा है, खास करके हमारे यहाँ जो अंग्रेजी है, उसका भी अच्छा से ज्ञान हो सके, हम उसको अच्छे ढंग से दे सकें। हालांकि थोड़ा सा यहाँ अंतर हमको आता है एनईपी के द्वारा, फिर भी विद्वान लोग जो बनाए हैं उनकी बात को काट नहीं सकते हैं। जैसे अभी बताया गया भी है, हम लोग भी सुने हैं कि 6 से ही विशेषकर अंग्रेजी पर फोकस करना है और 0 से लेकर के 5 तक अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है। तो वहां हमको लगता है कि बच्चे अगर लोकल लैंग्वेज पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, अंग्रेजी को पर नहीं ध्यान देते हैं, तो थोड़ा पिछड़ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मतांतर हमसे व्यक्तिगत रूप से होता है। पूरे विश्व से सीखे, लर्निंग स्टार्टिंग फ्रॉम होम टू आउटसाइड वर्ल्ड। आज से 50 साल पहले बेतिया की धरती पर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। ये देखने में कुछ भी नया नहीं। फादर और सिस्टर, ईसाई स्त्री हमारे घर के इर्द गिर्द चारों तरफ है। संदेशा है, दालगढ़ है, चूड़ी है, फकीराना है, मिशन स्कूल है। वहां पर फादर और सिस्टर सब लोग पहनते थे लबादा, फ्रॉम हेड टू टोए। वो लबादा हम भारतीय, खासकर बेतिया को उस समय 50 साल पहले गांव था, उनके लबादे को देखकर बच्चे डर जाते थे और स्कूल नहीं जाते थे। ये परिवर्तन यहाँ के फादर और सिस्टर कुछ 15-20 वर्षों से ये साड़ी पहनते हैं सिस्टर, और हमारे फादर पैंट और शर्ट पहनते हैं। ये चेंजिंग है। आज एनईपी 2020 जो देखने को मिल रहा है वो तो मैं 20 साल पहले और 50 साल पहले मैं बेतिया की धरती पर देखा, वो
बच्चे भागते थे और आज बच्चे स्कूल में जुड़ते हैं। तो ये लर्निंग फ्रॉम होम टू लर्निंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, घर से शुरू करो, पूरे विश्व में छा जाओ। ये मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ, पर्सनल उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ। मेरा जन्म एक कारपेंटर के घर में हुआ, जिसमें मेरी माँ अंगूठा छाप घास काटती थी, चिपरी काटती थी, और मेरे पिताजी लकड़ी काटते थे, बड़े मिस्त्री थे। लेकिन उन्होंने मुझे लोकल, मैं उनके साथ सूती बनाता था बाल्यकाल में, और वो मुझे भोजपुरी, ठेठ भोजपुरी जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने हमसे बातचीत किया। और आज मैं जब बड़ा हुआ तो इंटरनेशनल लैंग्वेज, पीजी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंप्लीट, और आज आपके स्कूल में है। 1993 में मैं एमजेके कॉलेज में पढ़ाता था। उस समय लगभग 700 बच्चे एक साथ बैठते थे, कॉम्पिटिटिव। जरा सोचिए 1993 और अभी क्या है, कितने वर्ष का डिफरेंस है। मैं उस समय 25 साल का था, और उस समय मैं जैसे ही ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट किया वहाँ उपस्थित हो गया। ये है एक एग्जाम्पल फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। और ये हमारे जो लखिंदर जी हैं, ये भी कुछ दिन हमारे साथ पढ़े, 3-4 साल पढ़े। जिस कॉलेज में मैं पढ़ने गया उसी में मैं पढ़ाने भी गया। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज की एक इफेक्ट है। जो कुछ भी जिसने भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। इम्पैक्टफुलनेस, तो एक ही एग्जाम्पल में 2 खत्म हो गए, इंडियननेस एंड इंटरनेशनलाइजेशन। तीसरी चीज है इम्पैक्टफुलनेस। क्वालिटी की, हमारी शिक्षा क्वालिटी से भरी पड़ी, इक्वालिटी से भरी पड़ी हो। इसका भी हमारे देश में उदाहरण है। अगर हम चलते हैं बहुत पहले, किसी ने अम्बेडकर जी का चर्चा किया है। मैं जब पढ़ा 17 साल तक स्कूल में पढ़ा, और ट्यूशन में भी पढ़ा, 3-3 ट्यूशन रखे जाते थे, पैसे भी दुगुने दिए जाते थे मेरे पिताजी को, लेकिन टीचर मेरी कॉपी भी नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ भेदभाव था, वहाँ भी एजुकेशन में क्वालिटी नहीं थी, एक जैसी क्वालिटी नहीं थी, क्वालिटी एंड इक्वालिटी। मैंने तय किया 20 साल का शमशान बनाए जिंदगी को आसान। मैं 20 साल शमशान में रहा, और मेरा घर 3 शमशान से घिरा हुआ। दरगाह मुल्ले की शमशान, ईसाइयों की शमशान और हिंदुओं की शमशान गारा। तो इन 3 शमशान में मैंने 20 साल गुजारा। 20 साल गुजारने के बाद शमशान में मेरी जिंदगी हो गई आसान। जो आपके सामने एक उदाहरण है, मैं एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन आज हैसियत है कि मैं एक कार खरीद सकता हूँ 50 लाख। आज पर डे मेरी, पर मंथ मेरी इनकम मोर देन 3 lakhs। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज से हुआ। लोग कहते हैं इसे व्यापार की भाषा। चौथी चीज है इंटरएक्टिवनेस। हमारे शिक्षण पद्धति में बहुत सच है, इंटरएक्टिवनेस होना चाहिए। इंटरएक्टिव एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, बच्चों के बीच अट्रैक्शन उत्पन्न करता है, जिससे बच्चे जुड़ जाते हैं एजुकेशन से। इसके साथ ही क्या कुछ गड़बड़ होते हैं, क्या कुछ गड़बड़ होते हैं क्या? नहीं, चलिए उसमें बात नहीं करनी चाहिए, कोशिश करते हैं। चौथी चीज है कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इंटरैक्टिव हो तो इससे बच्चों में बहुत सारे स्किल का डेवलपमेंट होता है, जैसे क्रिएटिवनेस इन देयर माइंड, इनोवेशन इन देयर एक्शन एंड माइंड, ये सब भी होता है। तो ये NEP 2020 में ये बहुत ही सुंदर पॉइंट है जो आया भी है। सुनते हैं कि हमारे भारत की शिक्षा पद्धति बहुत डेवलप थी। अब बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, मुगलिया सल्तनत आई, ईसाई आए, पता नहीं किसका अच्छा है, हमने
पुराने पद्धति को नए रूप में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और 5वां पॉइंट है हमारा इंक्लूसिवनेस। ये ह्यूमैनिज्म, मानवता और मैटेरियलिज्म, ये भौतिकता। मैटेरियलिज्म इज फुल ऑफ अट्रैक्शन, भौतिकता आकर्षण से भरा पड़ा है। बड़े बड़े साधक भी इधर खींचे चले आते हैं। हम बहुत छोटे साधक हैं, बच्चे तो और नौसिखिए साधक इस अट्रैक्शन से चले आते हैं। मुझे एक उदाहरण याद है, राम नरेश जी का बेटा जब बंगाल में उसका हुआ था IIT में, तो ये 12 बोकारो से कराए थे और 10th यहीं से कराए थे। इनका लड़का वहाँ जा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ लेक्चर जो था वो समझ नहीं पाता। ये 2014 में मेरा घर टूटा हुआ था, पढ़ाने के लिए जगह नहीं थी। अपने बेटे को लेकर मैं या जून में पहुँचे, बोले जवाहर जी मेरा बेटा अच्छे कॉलेज में तो चला गया है, लेकिन वहाँ लेक्चर उसे समझ में नहीं आता। मेरा बेटा बोला है कि अगर आप एक वहाँ की गाइड कर देंगे तो मैं मैं दूसरे के आंगन में बैठा कर 12 से 1 बजे के बीच में टिफिन होती थी मेरे मजदूरे का, मैं वहाँ पढ़ाया और एक किताब भी दिया। बोला कि तुमको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन से नहीं पढ़ सकता है। बातचीत हुई, वहाँ गया, क्लास किया, तो बोला कि मुझे समझ में आ रही है। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज की करिश्मा है। और आज इनका पुत्र, बहुत अच्छी बात है, हम अब तक जितने बच्चों को जानते हैं उनमें सबसे अच्छा सैलरी है। जितने बच्चे, कम से कम 20,000 बच्चों को जरूरत है और आज 20,000 बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनमें इनका I have told earlier that 5 eyes are related to NEP 2020, and as a teacher, how do you relate all these 5 eyes to the classroom? Because we are directly linked to the classroom. And how we related all these 5 eyes? There are so many examples. Suppose that I am going to give you an example of activity work. Suppose that some students are in the classroom and you give something for the activity work. All these students are engaged, and all these engagement give them interactive process and they just enjoy. So there are so many examples in the classrooms we should give, and there are so many examples, and just we have to focus on the topic what are going on. So the rest of the participants and leaders are requested to come on the podium just after the lunch break, and we will just meet after 40 minutes, because in the earlier stage we were very late due to the very bad weather, and if we just come on the 1:30 after the lunch break, then we will continue and we will just finish on the time. Thank you all. जोहार भैया, आप तो इतिहास गढ़ दिए हमारा। Happiness is our inner state of our mind. It comes from our inner side. It never depends on outside. Outside means materialism. Materialism is attractive. जी बहुत पहले का है 70 में। People can be attracted
towards materialism. But at last, the main theme of materialism is to give only sorrow and only sorrow. After returning from that point, spiritualism comes and India stands here. Thanks. गीता में श्री कृष्ण ने कहा है आनंद का अनुभव करते हुए अपने मन को करना ही खुशी है। जब व्यक्ति अपने कार्य से पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है उस समय खुशी का अनुभव। अब क्या है, कोई जरूरी नहीं है जिस काम को हम करें उसमें खुशी मिले, कोई जरूरी नहीं है कि जिस काम को हम करें उसमें खुशी मिले, लेकिन खुश होकर करेंगे खुशी जरूर मिलेगी। इसलिए इस बात क्योंकि खुशी पड़ोस में ही रहती है। क्लास में बच्चा अगर मुंह बनाकर बैठेगा तो क्या करिएगा, अपना मुंह और खराब हो जाएगा। चलिए किसी को खोज नहीं, कहाँ खोजेंगे, यहाँ खोजेंगे, पड़ोस में नहीं। चलिए मिश्रा जी बताने वाले हैं। बहुत बढ़िया। Neither spiritualism, neither materialistic. If you are satisfied with your work, and the satisfaction of the work gives you entire happiness, I agree with you. चलिए शांति में क्या बोला? आप ही लोग बोले हैं। अच्छा। पॉजिटिव इमोशन, ये बहुत बड़ा थॉट है। पॉजिटिव इमोशन, हाँ मित्रा जी बताएंगे। प्रसन्नता एक भाव है और एक ऐसा भाव है जिससे हम ये दृश्यमान नहीं है, इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ अपने हृदय के पटल पर इसे महसूस कर सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष संबंध साहित्य में भी वर्णन किया गया है। प्रसन्नता का एक ऐसा भाव है जहाँ पर मनुष्य आनंदित होता है, और आनंदित होते हुए जब वो अपने कार्य को करता है तो वो संतुष्टि की अवस्था में चला जाता है, और संतुष्टि की अवस्था में समानता मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता है। भैया अभी हम लोग सबसे छोटी हैं, इनके लिए एक बार ताली बजाएं। चलिए बहुत सुंदर जवाब आया कि खुशी क्या है। अब इसको हम क्लासरूम में ले चलते हैं। तो क्लासरूम में खुशी कहाँ कहाँ दिखती है या खुशी कहाँ कहाँ मिलती है, ये भी बता सकते हैं रंजीत? आप शारीरिक के हैं, फिजिकल टीचर हैं, आपकी तो आवाज फील्ड में जानी चाहिए। मैंने सारी क्लास में ज़्यादातर बताया था पीटी सर नाम सभी ने पीटी सर सब सभी वाकिफ थे, बट उनका फुल नेम ठीक है। मैं सारी क्लास कक्षा जब भी कक्षा मेरी समाप्त हो जाती थी, टाइम ओवर कर रहा था, लास्ट टाइम बच्चों का फेस देख के मैं ये नाम पीटी सर फुल नेम मैं सारे क्लास में घूम कर मतलब जान कर रहा था, और इसलिए कि उनका जो एक्सप्रेशन वो चेंज है, लाफिंग टाइप का जब एक हंसना है। तो पीटी का नाम जो है पिल्ला पिल्ला उड़ा कंडी ठेके पर में पूसा, ये इतना बड़ा नाम है कि पूरा बोर्ड वो फुल हो जाता है। तो जब भी मैं क्लास को ओवर करता है तो ये नाम बोर्ड पे लिख देता है,
और सर बोलता है जाओ ये पढ़ के बताओ, इंग्लिश लिखने के बाद नीचे उसका हिंदी उसको लिख होता है। तो जैसे बच्चे पढ़ते हैं उसको उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उनके चेहरे पे स्माइल आती है, ये नाम कैसे आते हैं। पहले तो पूरा बोर्ड कवर कर लिया होगा और पीला उड़ा करने ठेके पर हमने पूछा बोर्ड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, बिल्कुल उड़ा सा लगा। तो उन लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है। अरे आपको बताएंगे जितेंद्र जी, आप बताएंगे क्लासरूम में खुशी कहाँ मिलती है? अनुभवी है। जब किसी विषय वस्तु को संपादन करने के बाद किसी भैया बहन से उस पर क्वेश्चन जब मैं पूछता हूँ, अगर उसका समुचित उत्तर मिल जाता है तब उस समय बहुत खुशी मिलती है। I remember that day when I was teaching in class 9th A and the topic was finite verb and non-finite verb. I taught him the topic in full swing with full dedication. And after that, when I was returning, when the bell rang, one of the students was telling me, "Sir, the classroom was so fantastic. I have understood all the things you have taught. I have conducted online classes. I have conducted from coaching also, but the topic you have taught me today, I have understood all the things." And that was the feedback from our student. On that time, I felt too much happy that when you teach, when you work with your full dedication, with full enthusiasm, then the feedback comes to you a positive feedback. Then it gives you a lot of happiness. And when you ask the question, as the son said, when you ask the question, when you teach related topics, and the answer is positive, then you feel the happiness in classroom. Thanks. That's my opinion. अभी 2-3 व्यक्ति ने बताया कि क्लासरूम में खुशी मिलती है। तो सबसे बड़ी बात है कि खुद से खुश रहना सीखिए। खुद से मतलब अगर हम खुश होंगे, एक उस मोमबत्ती की तरह जो जलती हुई मोमबत्ती कितने दीप को जला देती है। आपने देखा कि जब यहाँ पर दीप मंत्र होने से पहले जब दीप जलाया जा रहा था, दीप मंत्र शुरू हुआ, तो एक दीप से उसमें कई बातें जली। तो जो खुश होंगे वही ना खुशी बांटेंगे ना जी। कल्पना करिए कि कभी-कभी पारिवारिक कारणों से क्लासरूम में हम तनाव में जाते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छा से हमारा केस रीड कर लेते हैं। वो आकलन करने लगते हैं, अपने बगल वाले को बताते हैं कि आज लगता है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं करते, बहुत अच्छे से रीड करते हैं। तो अगर हम खुश होकर जाएंगे तो क्लास का माहौल हमारा कैसा होगा? खुशनुमा होगा। और खुशनुमा होगा तो जो हम चाहते हैं उसका परिणाम अच्छा होगा या नहीं? अच्छा होगा। इसलिए एनईपी के अंतर्गत हमारा जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, वो क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? मतलब हैप्पीनेस। क्योंकि बहुत बड़ी बातें हम लोग करते हैं एज टीचर्स, लेकिन जब प्रैक्टिकल वे में आते हैं तो फिर वही सिलेबस को पूरा करना। क्वेश्चन पूछे, बच्चा बता दिया, खुशी मिल गई, तो खुशी नहीं। कब अलग अलग व्यक्ति से पूछिएगा, खुशी का पैमाना अलग अलग है। जो सब्जी बेचने वाला है, शाम के समय में उसको खुशी कब मिलती है? जब पूरा का पूरा उसका सब्जी बिक जाता है। एक मछुआरे से खुशी पूछिएगा तो जितनी भी मछलियां लाया है वो बेच लिया, उसको बहुत खुशी मिल जाती है। क्या बच्चा गेम खेल रहा है, गेम में जीत जाए, उसको खुशी मिल जाती है। ठीक है। और आजकल का डॉक्टर है,
सर्वे भवन पुष्टि हम बोलते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान आज ज्यादा बड़ी बात है, बोलते हैं सर्वे भवन पुष्टि लिखा रहता है विश यू अर्ली रिकवरी, लेकिन कहते हैं ना कि मरीज का तांता लगा रहे, आईसीयू भरा रहे, तो कहने का मतलब सब व्यक्ति के लिए उसी का पैमाना अलग अलग है। तो उसमें एज टीचर्स we have great responsibility on our shoulders and we are going to just make our nation's future bright. How can we make it? By doing our 100%, by doing activities works. जैसे उस समय हुआ था कि क्लास रूम से अपने जितने भी फाइल को रिलेट कर, तो उसमें हमारे बच्चे क्लासरूम में कैसे इन्वॉल्व रहे। बहुत सारे एक्टिविटी भी हम लोग कराते हैं, गेम भी कराते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, मॉडल्स देते हैं, फिर उसके बाद क्विज कराते हैं, डिस्कशन कराते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम क्लास में एक्टिविटी कराते हैं। तो बच्चे जब इंगेज रहते हैं, कभी आप करा के देखिए क्विज को क्लासरूम में जो 3 खंड है बेंच का, 3 ग्रुप बना दीजिए। अगर जो ग्रुप जीतता है तो देखिएगा उसके चेहरे पर जो भाव होता है, कितना भाव होता है, वो ताली बजाने लगेगा, कुछ चिल्लाने भी लगेगा, चलो हमारा टीम जीत गया। वहां टीम वर्क आ जाता है। तो जहां टीम वर्क होगा, कोलैबोरेशन होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, तो वहां का परिणाम अच्छा होगा या नहीं? सभी का साथ होगा। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो उस स्थिति में हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है। हम लोगों ने देखा भी था, समझा भी था कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हम क्लासरूम में करते हैं, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो है, उसको रत्नेश जी दिखाएंगे। इंक्लूसिव स्कूल वीडियो। Very good.
Hey, school bus. Bye, Ma. Bye, Dad. Bye. I don't want my son to have any special friend. Trust the school. They know what they're doing. It's right way to help this children. It may be right for them. Is it right for my son? Why don't you ask him what he's doing now? What are you doing, beta? This pencil is for me, and these pencils are for Tanish. Pay attention to the teacher. Very good, very good. Tanish and Anand are just two examples of how buddies can help each other. Anand helps Tanish in his studies and games. In the process, Anand gains leadership skills. His emotional intelligence grows and he becomes a much more sensitive and caring child. Support the inclusion of special children in mainstream schools. It's the right thing to do for everybody. आपने एक बहुत ही इमोशनल वीडियो देखा जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन पर कुछ स्कूल जो है डिनाई कर रहे थे। ये स्पेशल जो चिल्ड्रेन है उसको हम नहीं रख सकते, लेकिन ये गलत है। हम आरटीई के अंतर्गत डिनाई नहीं कर सकते, उसका राइट है कि कहीं भी पढ़ सकता है। उसमें टीचर्स की भूमिका, उसमें स्टूडेंट्स की भूमिका, अपने टीचर की भूमिका अच्छी होनी चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे में किसी प्रकार का, जिसे आपने देखा कि उस बच्चे की माँ बता रही है कि उसका स्पेशल जो फ्रेंड है वो हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पिताजी उसको समझाते हैं क्योंकि मौका मिलेगा तो दिखाएंगे, क्योंकि बच्चे को जो है ना मौका मिलता है, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर अपने लाइफ टाइम में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी परीक्षा पे चर्चा में कहा कि 30 वर्ष तक आप टीचर्स रहें, लेकिन अगर बच्चे पढ़ लिख कर शादी के कार्ड अगर आपको लाकर नहीं देते हैं तो आप एक टीचर्स रहे, आप जो है ना उसके मेंटर्स नहीं बने, उसके गाइड नहीं बने। तो हमको ऐसा काम करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसा कि एनईपी परिकल्पना करता है कि कम से कम अपने लाइफ टाइम में एज टीचर्स कम से कम 100 ऐसे बच्चे हो जो हमारे माध्यम से कुछ अच्छा बन जाए, तब एक टीचर्स के रूप में हम सक्सेसफुल हैं। क्योंकि बस पढ़ा देना, कॉपी चेक कर देना, सिलेबस
पूरा कर देना, ये हमारा आजकल का काम नहीं। हम कितना कैरेक्टर बिल्डिंग कर पाते हैं, हम कितने बच्चों को इंस्पायर कर पाते हैं, क्योंकि जो इंस्पिरेशन है वो बहुत मायने रखती है। आजकल का जो टाइम है वो बहुत फास्ट टाइम है, चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। उस स्थिति में हम अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक प्रश्न आता है कि हाउ कैन वी मेक आवर क्लासरूम स्पेशल? हाउ कैन वी मेक आवर क्लासरूम स्पेशल? हम अपने क्लासरूम को स्पेशल कैसे बना सकते हैं? क्योंकि सभी अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के क्रम में कुछ ऐसा करते हैं क्या कि उनका क्लास बिल्कुल स्पेशल बन जाता है। जिस दिन नहीं जाते हैं अगले दिन जाते हैं क्लास में, तो बच्चे कहते हैं कल क्यों नहीं आए, हम आपको मिस कर रहे हैं। तो उसमें बारी बारी से बताएंगे कि कैसे हम अपने क्लासरूम को स्पेशल बना सकते हैं। बोले to participate in their happiness and sorrows, a teacher can have a position among their children, among their students. In happiness and sorrows. Okay, next. To help those needy students, first of all, a teacher should be polite. A teacher shouldn't do any type of discrimination in the classroom. As you said, the teacher's mood should be polite and jolly mood. When you enter in a jolly mood, when you have a good mind, the teacher will represent the good thing in the classroom. So, a special, to make the classroom special, can help the needy students as well, and we should have them politely. इस छोटा सा वीडियो में देखा कि दो टीचर्स की भूमिका, एक टीचर सीधे आई बताया कि वी कांट जस्ट प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्पेशल चाइल्ड। एक बहुत अच्छे से गई, उससे बहुत माने सेलिब्रेशन के माध्यम से उससे बात करी, बैठी, उससे डू यू वांट टू ज्वाइन आवर स्कूल क्रिकेट टीम? देन ही रिप्लाइड दैट ही वांट्स टू बिकम विकेट कीपर। तो इन सारी बातों को दोनों टीचर्स की भूमिका कैसी रही वहाँ? वो जो बैठकर बात करती है उसे स्पेशल चाइल्ड से, वो स्पेशल बन जाती है, स्पेशल टीचर। और वो खड़े होकर बात करती है, क्या वो स्पेशल टीचर बनता है क्या? तो क्लासरूम में वहाँ इग्नोरेंस था, वहाँ एक्सेप्टेंस था। तो कहने का मतलब है कि हम क्लासरूम में जाते हैं और क्लासरूम को हम स्पेशल कैसे बना सकते हैं कि प्रॉपर अवेयरनेस बच्चा पर हमारे एक बार दृष्टि जाए। ठीक है, दो तरह से होता है ना कि कुछ टीचर्स क्लास में जाते हैं तो बिल्कुल भी ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। कुछ टीचर जाते हैं रात की क्लास में है, बगल वाले को क्या देखना पड़ता है कि हल्ला क्यों हो रहा है, उसी में रहते हैं, पढ़ाते भी हैं लेकिन क्लासरूम कंट्रोल नहीं। तो क्लासरूम कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए टीचर्स। If you have not any controlling power in the classroom, then you are not able to do the work 100% in your classroom. So, as teachers, we must have control over our classroom. If we have control over our classroom, then there should be a special class. जब कंट्रोलिंग होगा तो हमारे क्लासरूम में क्या होगा? स्पेशल। सभी पढ़ाते हैं और पढ़ाने के क्रम में कुछ का पढ़ाने का जो टेक्निक होता है वो टेक्निक डिफरेंट होता है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, बहुत इंटरेक्ट होते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल सीधे वन वे में आकर अपना लेक्चर मेथड जिसको बोलते हैं। अब एडीपी कहता है कि लेक्चर मेथड इज नॉट अलाउड, इट इज डिनाइड। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा,
उसके लिए क्या होगा कि बच्चों की तरफ से भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्लासरूम हमारा स्पेशल होना चाहिए। जब क्लासरूम स्पेशल होगा तो हमारा जो है बहुत जो लाभ होना चाहिए हमारे जो लर्निंग का वो बहुत अच्छा होगा। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि और खुद से निगेटिव मॉडल से बचना चाहिए, बी पॉजिटिव। टीचर्स को तो निगेटिव होना ही नहीं। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं? तो सबसे पहले बच्चों में पॉजिटिविटी लाने के लिए टीचर्स को भी खुद पॉजिटिव होना है, क्योंकि जो भरा हुआ है क्लास तो दूसरे क्लास को कम से कम आधा तो कर सकता है ना, लेकिन जो क्लास खाली है वो दूसरे क्लास को क्या भरेगा? इसलिए सबसे पहले पॉजिटिविटी अपने आप को तब जाकर दूसरे को हम दे सकते हैं। देखिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़ी इसलिए जाती है क्योंकि हमारे ऊपर दो सपने हैं। कितने कितने सपने हैं? एक तो स्टूडेंट्स का भी अपना ड्रीम होता है, जो बच्चा बनना क्या चाहता है, और दूसरा ड्रीम होता है ना जो उसके पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा। तो डबल एक्सपेक्टेशन है, डबल ड्रीम है, वो इक्वल टू क्या होता है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम अच्छे से नहीं निभाते हैं तो कितने सपने बेकार होंगे? कितने? एक तो विद्यार्थी का, दूसरे उसके माता पिता। भले सपने को हम पूरा नहीं कर सकते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो पूरा कर सकते हैं। तो वही यही भी कहता है कि टीचर्स के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स खुद अपने आप को तैयार करके क्लास में जा रहे हैं, क्योंकि यदि 27 चैप्टर्स हैं और उसका जो है ना हिंदी इंग्लिश से ज्यादा कठिन है। कुछ टेक्निकल हिंदी वर्ड्स हैं जो बहुत समझ से ज्यादा बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बस इतना समझना है कि हम अपने काम को इस प्रकार से तैयार करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी कर्तव्य निष्ठा को समझें और उसके दिशा में हम काम करें तो निश्चित रूप से हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो लर्नर है वो इंस्पायर होगा और उसके ड्रीम, उसके सपने पूरे होंगे। क्योंकि हम लोग भी सपने देखते हैं। इसमें बैठे हुए हैं हम लोग टीचर्स, तो हम लोग अभी तक पढ़ाए हुए 27-28 वर्ष हो गया, तो कुछ ऐसे के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बड़े ऊंचे पद पर हैं। कभी मिलते हैं तो पैर छूकर प्रणाम करते हैं। उस समय कितना अपने आप को प्राइड फील होता है कि कंपेयर करेंगे तो कहीं हम लोग कंपेयर में नहीं है, उस टीचर्स और उस पद में कहीं कंपेयर नहीं है। लेकिन वो पैर छूकर प्रणाम करता है तो वहां पर लगता है कि देखिए एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर होकर भी हमारा पैर छू रहा है, तो उस समय हमारा कितना पद बढ़ जाए। तो उस समय जैसे हमने पूछा था कि व्हाट इज हैप्पीनेस, तो वहां हैप्पीनेस आ जाती है। वहां का पैसा खुशी दे सकती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत कुछ चीजें हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते, हम भाव से। जैसा कि सुश्री अमृता जी ने कहा था कि एक भाव है जो हम उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। तो उस तरह से जो फील करते हैं वो हमको क्या देता है, हैप्पीनेस देता है। तो इन सारी बातों को गौर करते हुए हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज टीचर्स बढ़ जाता है और हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, पूरा एकदम अटेंटिव हो जाते हैं, अपने काम के प्रति पंक्चुअल हो जाते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी होता है कि बच्चे हमारे ड्रेस पर भी बहुत कमेंट मारते हैं।
पार्टी में हम लोग इधर उधर संभाल लेते हैं क्या सती जी बातें हैं लोग दादी के पहचाने में नहीं आ रहे बढ़िया तो कोई भी काम है काम करेंगे तो अच्छे से करेंगे तो परिणाम अच्छा ही होगा कैसे बना सकते हैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं कि वो कैसे पेंटिंग बना रहे हैं क्योंकि आप प्रोफेशनल जो एजुकेशन है क्लास 6 to 8 में वह आपको दिखाएगा कि बच्चे को कैसे सिखाना है और बच्चे कैसे सीखेंगे
तो कहने का मतलब है चलिए थोड़ा सीधा बैठ जाए। एक एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग भी कभी कभी क्लास में बच्चे थोड़ा सा लगता है कि अब जो है 15 मिनट के बाद तो थोड़ा सा एक्टिविटी करा देते हैं ताकि जो है बच्चे एक्टिवनेस आ जाए। चलिए हाथ ऊपर करेंगे, जब बोलेंगे निकला तो ताली और उसके बाद नहीं बोलेंगे तो जैसे हाथ में वैसे करना है क्लैप क्लैप क्लैप। अगर ऐसे सटा कर रखेंगे तो ठीक तरह बोलेंगे तो बजाएंगे कैसे? क्लैप 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 सर आप फिर से स्कूल बुला रहे हैं हमको, फिर से स्कूल की तरफ बुला रहे हैं। स्कूल का सारा काम यानी स्कूल का है किस हमको स्कूल की तरफ बुला रहे हैं। देखिए एनईपी का एक और उद्देश्य है कि बालकों को मेंटल प्रेशर से निकालना चाहिए, मानसिक दबाव से उसको मुक्त रखें। जब बच्चे मानसिक रूप से मुक्त रहेंगे तो वह उनको सीखने का जो परिणाम है वह अच्छा हो। हम लोग भी कभी कभी टीचर्स के रूप में कभी कभी बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं। जैसे अभी मार्च का महीना है, बहुत सारे टीचर्स प्रेशर में कैसे सीबीएसई का एग्जाम का प्रेशर, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का प्रेशर, स्कूल एग्जाम का प्रेशर, फिर रिजल्ट का प्रेशर, फिर न्यू सेशन का शुरू करना है, ट्यूशन, ये सब बहुत सारे प्रेशर है। अब पारिवारिक तो है ये तो बहुत सारे प्रेशर को लेके चलना, लेकिन काम को करते रहना, काम को करते जाएंगे प्रेशर अपने आप करते जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि जंगल में कोई बड़ा सा जो जानवर है जब वो चलता है उसके बहुत सारे छोटे छोटे उसके ऊपर कूदते हैं उसको पकड़ने के लिए, एक बार खाता है तो सब गिर जाता है। उसी प्रकार से जब हम बोल्डनेस के साथ उसको फेस करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो प्रेशर है वो हटने लगता है और हम प्रेशर मुक्त हो जाते हैं। एनईपी में एक और परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ कि HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो नाम था पहले, अब उसको बदल दिया गया। उसका नाम रखा गया एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। तो इसमें नाम परिवर्तित हुआ, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अब शिक्षा मंत्री आ गए और उसके अंतर्गत जितने भी बोर्ड्स हैं जैसे सीबीएसई है और जो एक बार है आईसीएसई बोर्ड जो है, फिर जो स्टेट बोर्ड सब है, तो आने वाले समय में सारे बोर्ड्स को पूरे इंडिया लेवल तक एक बोर्ड हो जाएगा जिसको सीबीएसई उसको देख रेख करेगी। और पूरे देश में जो टाइमिंग होगा एग्जाम का, एक टाइमिंग होगा, क्वेश्चंस एक तरह के होंगे और टाइमिंग एक होगा, वन नेशन वन सिलेबस, इस प्रकार से होगा। तब जाकर जो एनईपी 2020 है पूरा एग्जिस्टेंस में आ पाएगा। अभी तो वो स्टेट बोर्ड काम कर रहा है, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दो बोर्ड काम कर रहा है, तो
ऐसी स्थिति में जब एक काम करेगा तब जाकर इसका परिणाम ज्यादा देखने को मिलेगा। कहा जाता है देश को अगर आगे ले जाना है तो शिक्षा से बड़ा कोई परिवर्तन नहीं। शिक्षा के परिवर्तन करके ही हम देश को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि जब अपना देश गुलाम था तो उस समय शिक्षा व्यवस्था में हमारी बहुत कमियां थी। 8th क्लास के इंग्लिश में है कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एक चैप्टर है, उसमें एक अंग्रेज कह रहा है, उसमें कार्टून के माध्यम कार्टून नहीं कर सकते हैं, उसको चित्रकथा के माध्यम से दिया है कि भारत में अंग्रेजी शुरू करो तो ये क्या करेंगे ना कि लोग केवल गलत बन पाएंगे। क्या बनता है? यही ना बोलता है, क्योंकि अब अगर हमारी भाषा को समझेंगे तो केवल गलत बन पाएंगे, ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब हमारी अपनी लैंग्वेज पर फोकस हो गई, हम इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ गए, तो आज ग्लोबल लैंग्वेज जो है, हमारा हिंदी भी ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश तो है, क्योंकि अब विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी हो गई, वर्ल्ड हिंदी। पहले 2 नंबर पर थी, चाइनीज को हम लोग पीछे कर दिए, अब हिंदी वाले 1 नंबर पर आ। फिर उसके बाद जब हमारी अपनी भाषा इतनी विश्व स्तर पर नंबर 1 पर है तो हम क्यों पीछे आ गए? और शिक्षा से बढ़कर कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो परिवर्तन ला सकता है। इसलिए मैकाले ने जो शुरू किया था, वो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी वह समाप्त हो गई और अपनी एक तरह से अपनी देश की स्वदेशी व्यवस्था शुरू हुई। और शिक्षक से बड़ा कोई परिवर्तनकारी नहीं। ये सब परिवर्तन कैसे आ सकता है? तो शिक्षक के माध्यम से ही आ सकता है। तो जो परिवर्तनकारी है उनके अंदर इतनी क्षमता है कि परिवर्तन ला सकते हैं। तो परिवर्तन का झंडा जब हमारे हाथ में है तो हम अपने आप को कमजोर क्यों समझें? हम कर ही सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम ही कर सकते हैं, यह भाव होना चाहिए। हम ही कर सकते हैं, अहंकार है, अहम का भाव है, हम भी कर सकते हैं, यह वैरव का भाव है, यह भाव होना चाहिए। क्योंकि जब अहंकार आता है, हम भाई सिद्धकर ने भी कहा है कि जब नाश मुझ पर छाता है विवेक बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। देखिए एनईपी में असेसमेंट पर भी जोर दिया गया है। कोई भी हम काम करते हैं तो काम का असेसमेंट होना चाहिए, मतलब मूल्यांकन होना चाहिए। अपने विद्यालय में भी SESQ के माध्यम से मूल्यांकन होता है, सिस्टम फॉर इनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी। उसी प्रकार से भारत सरकार ने एनईपी में एक बड़ा नाम का एक व्यवस्था बनाई है कि उसके अंतर्गत जो है ना असेसमेंट होता है। बड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, उसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज और होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है? सर्वांगीण, बहुत बढ़िया। सर्वांगीण विकास क्या है? ऑल डेवलपमेंट, सर्वे विकास, चतुर्थी विकास। चतुर्थी चारों दिशाओं में नहीं, मतलब कि हम लोग मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मनुष्य में पंचकोशीय विकास है। तो पंचकोशीय विकास जैसे हम लोग का अपना जो लक्ष्य है शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक, ये जो पंचकोशीय है ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसको सर्वांगीण विकास कहते हैं। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसका जो असेसमेंट होता है वो 360 डिग्री पर। अब 360 क्या है? सब घूम फिर कर जाएगा। जैसे स्टूडेंट का असेसमेंट करें, अब स्टूडेंट से
कक्षा में आगे पीछे बैठने का इसलिए बिल्कुल कर भी रहा ऐसा नहीं तो बताएगा नहीं करेगा पूछे तो बताएगा उससे झगड़ा हो जाएगा बताएगा नहीं बताएगा इसलिए बिल्कुल कर भी रहना पड़ेगा या असेसमेंट हमारे ग्रेडिंग खराब कर देगा वो पीयर टू पीयर है टीचर भी असेसमेंट करेंगे स्टूडेंट का और हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमारे जो कमिटी मेंबर्स हैं हमारे जो प्रिंसिपल है वो भी हमारा असेसमेंट करेंगे हमारा क्या होगा हम लोग का तो उसी की मिलाकर आना पड़ेगा बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए सबके साथ संबंध अच्छा होना चाहिए तो कहने का मतलब है कि हमारा असेसमेंट का जो तरीका है वह बहुत व्यवहारिक होना चाहिए क्यों क्योंकि असेसमेंट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल अटेंशन मतलब व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं कब असेसमेंट कर पाते हैं अब इसलिए कंटिन्यूअसली अपने एबिलिटी को अपने नॉलेज को इनहेंस करते रहना एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है तो अपने नॉलेज को इनहेंस नहीं करते ज्ञान वृद्धि नहीं कर पाते हैं वह संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए वो ऐसा देखिए बहुत पहले जो अपना में ट्रेनिंग होता था पूछा जाता था कि कौन यहाँ आने के बाद अपनी योग्यता का विस्तार किए बहुत लोग यहाँ आने के बाद बीएड एमएड किए ये योग्यता विस्तार है तो उनका जो लर्निंग आउटकम है वह अच्छा सीखने की क्षमता है तब सीखेंगे तीसरा है कि व्हाट टू टीच क्या पढ़ाना है इसके लिए लेसन प्लानिंग होता है पाठ्यक्रम बनाते हैं तो कितना पढ़ाना है क्या पढ़ाना है पहले से योजना बना लेते हैं इसलिए एक अच्छे शिक्षक के तौर पर लेसन प्लानिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्या पढ़ाना है लेकिन अगर देखें कभी प्लानिंग नहीं बनाई अब बिना प्लानिंग का अगर क्लास में आ जाए तो क्या होता है विषय से विषयांतर होते हैं कि नहीं कहीं से कहीं चले जाते हैं इसलिए लेसन प्लान बनाते हैं व्हाट टू टीच यही कारण है कि हम अपने विषय के अंतर्गत ही विषय का प्रतिपादन कर पाते हैं और बच्चे हमारे बातों को बड़ी गौर से सुनते हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है फिर है हाउ टू डिजाइन इंस्ट्रक्शन चौथा है हाउ टू डिजाइन इंस्ट्रक्शन ये जो है ना हम अपने पाठ्यक्रम का एक क्या करते हैं कि खाका बनाते हैं प्रतिदिन क्या पढ़ाना साप्ताहिक क्या पढ़ाना फिर मंथली क्या पढ़ाना फिर उसके बाद सेमेस्टर वाइज फिर उसके बाद एनुअल लोग सिलेबस बटा हुआ है नहीं तो इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है हाउ टू इंस्ट्रक्ट मतलब हाउ टू डिजाइन इंस्ट्रक्शन जैसे हम लोग पढ़ाते हैं हर महीना है ना कि मंथली टेस्ट देना है देखते नहीं है उस मंथली टेस्ट को चेक करके पेरेंट्स के पास भेजते हैं पेरेंट्स सिग्नेचर करा आकर उसको कॉपी में मार्क्स को चढ़ाते हैं तो ये हमारा जो है मंथली डिजाइन इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आ गया अब एवरीडे में हर दिन क्या करते हैं और करने का हमारा तरीका क्या है उसके बारे में भी हम अपनी योजना बनाते हैं प्लानिंग करते हैं फिर वार्षिक भी बनाते हैं बीच बीच में जैसे वार्षिक कार्यक्रम बनाते हैं कि उसमें सारी चीजों को रखते हैं कि हम वर्ष भर में कब हमको बीज लेना है कब हमको बना इन कार्यक्रमों का आयोजन करना है वह हमारा डिजाइन इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत और पांचवा है हाउ टू मैनेज द क्लासरूम क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ विषय है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है स्टूडेंट की और टीचर की इन्वॉल्वमेंट क्या है एंगेजमेंट क्या है जैसे बोले ना कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे अपने पढ़ रहे हैं शोर हो रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट नहीं है उसका परसेंटेज कितना होगा
क्या 100% होगा? नहीं हो पाएगा। तो उसमें स्टूडेंट्स का इंगेजमेंट ज्यादा होना चाहिए, क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट। फिर है हाउ टू एडवोकेट फॉर स्टूडेंट्स एंड वनसेल्फ। बहुत बड़े विद्यार्थी को बड़ा पक्षधर होते हैं या कुछ से भी पक्ष लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बहुत शरारती होते हैं, दूसरा उसको पकड़ के लाता है तो दूसरे टीचर आते हैं बोलते हैं ये बड़ा बदमाश है। उसका बैकग्राउंड जो रिपोर्ट होता है उसके आधार पर तुरंत उसका डिसीजन हो जाता है, अरे उस दिन वो गलती किया है या नहीं किया है, तो बैकग्राउंड के आधार पर पकड़ा जाता है। तो हम लोग जो है ना कभी कभी होता है कि अच्छे स्टूडेंट का बहुत एडवोकेट करते हैं, मतलब उसका पक्ष लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सीपीडी के अंतर्गत कि हाउ टू एंगेज पेरेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। तो बहुत कम होता है, अगर ये ज्यादा हो तो स्कूल की छवि समाज तक जाती है। इसमें जैसे मान कोई भी प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, मॉडल्स देते हैं बनाने के लिए, तो उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है। पहला काम क्या होता है, खरीदने के लिए चले जाते हैं दुकान, फिर खरीद कर आते हैं, बच्चे को अच्छे मार्क्स आए, प्रोजेक्ट वर्क मिला है तो कुछ से वो उसमें सेक्शन देने लगते हैं, उसको जो है ना माता जी जो है ना उसको कटिंग करना, उसको डिजाइन बनाना, उसमें मदद करने लगते हैं। तो जहाँ पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है लर्निंग प्रोसेस में, तो वो काम उसका अच्छा होता है कि नहीं, बच्चे भी सीखते हैं, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको मौका नहीं मिलता है कि स्कूल की शिकायत का। स्कूल बहुत काम देता है, बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन ये सब जहाँ नहीं होता है, पता नहीं कब उधर गिरा था, कोई याद नहीं है। इसलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए, तब जो है स्कूल का जो ग्रेडिंग होता है पेरेंट्स की दृष्टि में वो अच्छा होता है। फिर जो लास्ट पॉइंट है इसका कि हाउ टू इंस्पायर लर्नर्स, तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इन सारी बातों पर गौर करेंगे तो जो लर्नर्स है, स्टूडेंट्स है, वो निश्चित रूप से इंस्पायर होंगे हमारी बातों से। आपने देखा है कि एक बहुत बड़े स्टूडेंट आज आकर मिले भी हम लोग, मनीष कुमार, अभी रेलवे में ड्राइवर के बाद उन्होंने जो है ना उस काम को छोड़कर रेलवे के जो है वर्कशॉप में इंजीनियर बने। फिर उसके बाद पत्नी भी उनकी हाई स्कूल में टीचर हुई है, तो उसमें ऐसी व्यवस्था है सरकारी में कि अगर हस्बैंड और वाइफ काम काजी है तो उनके 100 किलोमीटर के अंदर में उनका ट्रांसफर का प्रक्रिया दोनों, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। हो सकता है टिकट में आ जाए, अभी मुंबई में है, तो कहने का मतलब है कि जो बच्चे पढ़े हैं अच्छे से ध्यान देकर, तो कभी कभी आकर टीचर से मिलते हैं, तो ये क्या शो करता है कि कभी टीचर से वह इंस्पायर रहे, तब इतने वर्षों के बाद आए हैं नहीं डील करना। तो कहने का मतलब है कि इंस्पिरेशन जो है टीचर्स की बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो हमें भी एक ऐसी टीचर्स की भूमिका निभानी चाहिए जो बच्चों में एक अलग छाप छोड़े। और हम बच्चे का भविष्य बना रहे हैं, बच्चे का उसके माता पिता के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कहीं न कहीं हम अपने जिम्मेदारी से खड़े नहीं उतरते हैं तो समय तो बीतता लेकिन दुख दिनकर हमारे पास। इसीलिए कभी भी बच्चे के प्रति यह भाव नहीं होना चाहिए कि बच्चा है। एक टीचर
बोलेगा तो उनका जो निगेटिव अप्रोच है वो बच्चों में कभी भी पॉजिटिविटी ला सकता है क्या? वो बच्चा कभी भी मिलेगा उस टीचर के प्रति उसका भाव अच्छा होगा क्या? इसलिए कभी भी ऐसी भाव मन में नहीं आनी चाहिए। वो हमारे लिए भगवान है, हम उसके पुजारी हैं। हमारा भाव होता है कि हम अपनी बीमारी को जैसे भगवान के प्रति पुजारी का होता है वही हमारा भाव होना चाहिए। चाहे वो इज्जत हो या मान सम्मान हो, हम दूसरे को देंगे तब हमें। इसीलिए अगर हम क्लास को ज्वाइंट बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो, हमारा भी इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चे खेल खेल में आनंद की अनुभूति करें। इससे क्या होता है कि बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। हम काम को भी करते हैं तो बहुत अच्छे से करें। फिर एडीडी कहता है कि इंटरैक्टिव अप्रोच ही होना चाहिए। कहा जाता है कि वक्त सबको मिला है जिंदगी बनाने के लिए, वक्त मिला है सबको जिंदगी बनाने के लिए, लेकिन दोबारा वक्त नहीं मिलता है गलती सुधारने। इसीलिए वक्त का सदुपयोग करिए। क्लास में जाइए तो कभी भी क्लास में बेंच पर जाकर बोला लिख दीजिए, तो बेंच पर जाकर नहीं बैठिए। क्योंकि समय का घंटा सब पर चलता है, देर या सवेर दर्द सबको होता है, इसलिए उससे बच नहीं सकते। इसलिए हमारा इंटरैक्टिव अप्रोच हो कि क्लासरूम को दिलचस्प बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाइए, नए नए चीजों का खोज करिए ताकि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, बच्चे का इंटरेक्शन हमारे प्रति ज्यादा हो। देखिए आजकल का उद्देश्य है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट। जैसे आजकल क्वेश्चन भी बनता है तो क्वेश्चन ये होता है एसर्शन या डिसर्शन पर आधारित होता है, समस्या आधारित प्रश्न। तो उसके लिए जब समस्या आधारित प्रश्न होंगे तो जब बच्चों को हम देंगे तो पहले बच्चों का प्रैक्टिस कराएंगे कब ना जी, वो है क्या सीधे दे देंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। कोई भी काम करते हैं तो काम के प्रति हमारा कंसंट्रेशन हो, फिर उसके प्रति हमारा समर्पण हो तो काम अच्छा होता है। आगे दिखा दीजिए स्लाइड, आगे बढ़ा। देखिए हमारा जो एडीपी कहता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो उस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में तीन चीजें बातें आती हैं, उससे तीन काम होता है। एक होता है कि कोई भी चीज हम देखते हैं उसमें जैसे इनोवेशन होता है, हम करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हमारा अभिव्यक्ति होता है। और
परीक्षा, इस पर कुछ लोग के मन में आता है, लेकिन असेसमेंट जो होगा वो 5 क्लास, 8 क्लास और 10 क्लास और 12 अभी तक है। लेकिन बहुत लोग के मन में आता है कि अब 10 कोर्स समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। 29 के बाद 29 तक कुछ नहीं। देखिए, लर्नर सेंट्रिक प्रोसेस जो हमारा छात्र है, वो छात्र आधारित जो हमारा प्रोसेस है, उस पर एक चुटकुला याद है। एक टीचर क्लास में स्टूडेंट से पूछते हैं कि घर पर भी पढ़ाई करते हो ना? टीचर पूछते हैं बच्चों से कि घर पर भी पढ़ाई करते हो ना? एक बच्चा पूछता है, मैंने उनका उत्तर देता है, हाँ पढ़ते हैं ना, आपके भरोसे रहकर खेल तो नहीं होना है। देखो, बच्चा जवाब देता है कि आपके भरोसे रहने पर खेल थोड़ा ही होना है। इससे अंदाज कर सकते हैं कि वो टीचर क्लास में कितना बढ़िया से पढ़ाते होंगे। देखिए, जब टीचर सच्चे होंगे तो उनके नजर में बच्चा उतना बर्दाश्त नहीं होगा। जबकि कहा जाता है कि हम अपने आप को ठीक करें, दूसरा अपने आप ठीक करें। लेकिन कमजोर लोग दूसरे की गलती ढूंढते हैं, जो मजबूत होते हैं वह अपनी गलती को खुद सुधारते हैं। अभी ना हम घर में अगले लिए है अपने से आंसर लिखना भाई। काम को लेकर हम चले हैं, इसमें हमें प्रतिष्ठा ज्यादा मिलती है। तो जब प्रतिष्ठा मिलती है तो उससे बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, तो हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं या करते हैं, तो हमारा तो छपरा इंची का सीना भी होना चाहिए ना। नाक तो मत देखिए क्या अपनी तरह के तैयार होने के बाद जी शारीरिक वाले हैं, तो ऐसा नहीं करना। कहा जाता है कि सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक, सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक जो छत पर जाने की तमन्ना रखते हैं। सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक जो छत पर जाने की तमन्ना रखते हैं। वे अपना रास्ता खुद बनाते हैं जो आसमान को छूने की तमन्ना रखते हैं। आपको कम मत आकिए, आप वो कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप जिस क्षेत्र में हैं तो उसमें जो है अपने आप को प्राइड समझिए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए।
कभी तो कहा जाता है कि ना संघर्ष ना मुश्किल, ना संघर्ष ना मुश्किल, तो क्या वजह है जीने में? बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़े धैर्यपूर्वक सुने, लगभग 5 घंटा तक हमको झेले, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। चलिए मिलाजुलाकर, क्योंकि ये छठा था, बहुत लोग का पूरा हो चुका था, तो रिसोर्स पर्सन का था, अगर पूरा नहीं होता तो और मजा आता, क्योंकि जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो क्लास में बच्चे की क्या स्थिति होती है वही हम महसूस कर रहे हैं। चलिए अब सर्टिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट लेकर सब फोटोग्राफी कराएंगे, उसके बाद यहीं से ले लेंगे, यहीं से ले लेंगे, सब कुछ लाएगा वहाँ से सब ले लेंगे ना। दोनों तरफ